चलिए बेटा अगली क्लास पे ध्यान देते हैं। हमारी क्लास में चल रहा था एंगुलर मोमेंटम। हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा। पहले तो मैं बताता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम में हम क्या क्या देख चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला आई थिंक एम आर क्रॉस वी, ये हमने ड्राइव किया था। और फिर हमने पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना शुरू किया था। और फिर हमने एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट देखना शुरू किया था। और एक्सिस के अबाउट स्क्यू लाइंस अगर होती है तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला और चेक कर लिया था, एम वी आर परपेंडिकुलर, लास्ट क्लास में। सही। स्क्यू लाइंस में दूसरी लाइन कौन सी थी? लाइन ऑफ मोशन। और एक एक्सिस। एक्सिस जब भी प्योर रोटेशन होता है, प्योर रोटेशन होता है तो हमारी एक्सिस फिक्स ही रहती है। जितने भी सवाल हमने देखे हैं फिक्स एक्सिस के अबाउट ही सोल्व कर रहे हैं हम। तो जैसे इस क्लास में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तीनों चीज़ हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए मैंने कोई रिजिड बॉडी ली है, ठीक। इस रिजिड बॉडी का मास लेट से कुछ होगा, और ये इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी ऐसे ओमेगा से घूम रही है बेटा। इस रिजिड बॉडी का रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से। ऐसे बोल दो या मेरे बच्चे बोल दे सर ओमेगा मतलब इस तरह के मोशन में, ओमेगा ऊपर की तरफ, मतलब बोर्ड के प्लेन में अगर देखते हो ऐसे अगर मोशन हो रहा है तो इनवर्ड्स, सही है। सिमिलरली ऐसे अगर हो रहा है तो अपवर्ड्स, ऐसे अगर हो रहा होता तो डाउनवर्ड्स। ऑब्वियस एक्सियल वेक्टर है, ठीक। तो इस पे बहुत सारे मास पार्टिकल होंगे, m1 m2। लेट से मैंने कोई दो ही पार्टिकल लिए, मेरे बच्चे चीख चीख के कह रहे होंगे कि भैया हमें पता है इसका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। शुरू में रिजिड बॉडी पढ़ी थी पहली क्लास में, देखिए। तो तुमने कहा कि हर एक पार्टिकल, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तुमने कहा पहले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, क्योंकि हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? उतनी होगी जितनी एक्सिस के अबाउट बॉडी की है, तो ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? अगर ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है ये पार्टिकल, ऐसे ऐसे, यानी कि यहाँ क्या होगी? अंदर की तरफ वेलोसिटी होगी लीनियर वी, टेंजेंट टू द कर्व, ठीक। और वो कितनी होगी? आई थिंक मेरे बच्चे बोल रहे होंगे ओमेगा इंटू R1। इसकी तुम्हारी तरफ होगी, ये ऐसे घूम रहा होगा ऐसे, तो इस इंस्टेंट पे ये तुम्हारी तरफ होगी और वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा इंटू R2। तो L1 क्या होगा बच्चों? L1 होगा मास m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू परपेंडिकुलर दूरी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, R परपेंडिकुलर, ऐसे बोल देता हूँ। L2 क्या होगा भाई? m2 v2 R परपेंडिकुलर। मेरे बच्चे कह रहे होंगे कि सर L1 को मैं लिख सकता हूँ, L1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? m1 v1 की वैल्यू ओमेगा R1, एंड R परपेंडिकुलर कितना है? R ही है, तो ओमेगा R1 तो इंटू R1 स्क्वेयर। L2 को लिख सकता हूँ मैं m2 ओमेगा R2 इंटू R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर कितनी है? R2, तो R2 स्क्वेयर। सर वेक्टरली लिख दो। वेक्टरली लिखना है तो बेटा देखो ये एक्सिस, ये सर आपने ये कैसे लिख दिया? अरे स्क्यू लाइन्स है ना, ये तो अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये एक्सिस थी इस तरफ अंदर की तरफ, तो ये लाइन ऑफ मोशन होगी, ये स्क्यू लाइन्स थी, तभी तो ये लिख पाया मैं। तो तुमने कहा कि इस वेलोसिटी को का रोटेशन आएगा ऐसे, जिस तरफ ओमेगा हो उसी तरफ इसका रोटेशन आएगा, और इस वाली वेलोसिटी का रोटेशन आएगा ऐसे, इसका रोटेशन और इसका रोटेशन, दोनों का रोटेशन है तो सेम ही, ऐसे, सही है। मतलब जिस तरफ ओमेगा है उसी तरफ क्या है? दोनों की लीनियर वेलोसिटीज का, सॉरी, दोनों का एंगुलर मोमेंटम। तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा कैप इज द डायरेक्शन, तो यहाँ लग जाएगा वेक्टर। सही है, सही है, अभी तक सही है। ओमेगा किधर थी सर? ऐसे थी, ऐसे मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी किधर है? सभी पार्टिकल्स का ऊपर की तरफ। जितने भी पार्टिकल है सभी का नेट सम करूंगा एंगुलर मोमेंटम्स का, तो नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा बेटा। बहुत सारे पार्टिकल होंगे, मैंने तो दो ही लिए। तो तुमने कहा
सर m1 ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा r2 स्क्वायर एंड बहुत सारे पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स का रोटेशन तो यही आएगा, ऐसे ऐसे, सही है। तो सभी की ओमेगा रहेगी ऊपर की तरफ, तो सभी का एंगुलर मोमेंटम रहेगा ऊपर की तरफ। ओमेगा ऊपर की तरफ होने से एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ कैसे होगा, क्योंकि वी पे डिपेंड कर रहा है ना, वी किधर आएगी, चेक कर लो वी की डायरेक्शन, सही है ना। ओमेगा भी बाहर आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन इनटू ओमेगा ओमेगा कैप। ओमेगा ओमेगा कैप क्या हो जाएगा बेटा, आई थिंक ओमेगा वेक्टर हो जाएगा, बाहर एल वेक्टर बच गया, इधर तो चल ही रहा था नेट एंगुलर मोमेंटम। सर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ये क्या है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कितना मास कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। तो रिलेशन आई मेरे पास, क्या आई बेटा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा जिससे रोटेशन हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा में एक अच्छा खासा रिलेशन आया है, इसीलिए मैं बोलने में भी निकल रहा था बार बार कि जिस तरफ ओमेगा उधर ही एंगुलर मोमेंटम, सही है। अगर हम आई को स्केलर ट्रीट करते हैं, जो कि करते हैं हमारे सिलेबस में। चलो समझ में आई होगी ये रिलेशन, चलो बढ़िया है। अब हम अगली रिलेशन, जैसे जो टॉर्क पढ़ा था, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इस चैप्टर में 3 ही तो पार्ट है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो अगली जो रिलेशन हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं वो टॉर्क के साथ करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक दो मतलब हैबिचुअल सी चीज़ें करा देता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी तुम्हें याद होगी, कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, रिजिड ऑब्जेक्ट, तो उसकी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो देखो जैसे मान लो ये कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है, ठीक। इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, ये इस बोर्ड में रखी हुई है डिस्क, इसी बोर्ड के अलोंग प्लेन, इसी प्लेन में इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है ओमेगा, सही है। तो ये ऐसे घूम रही है डिस्क, बढ़िया। इसका मास m, रेडियस r। तो मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I इंटू ओमेगा। मेरे बच्चे कहेंगे I कितना है सर, मैंने कहा ये सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, सेंटर पे। मेरे हिसाब से इसके पैरेलल एक्सिस ये होगी बेटा, ये डिस्क और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, वो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये अलोंग द प्लेन है। मेरे बच्चे याद ही करके बैठे होंगे कि mr स्क्वायर बाई 4 होता है शायद सर, उसका 2 होता है, इसका 4 होता है, चेक कर लेना, हमने ड्राइव कर रखा है। ये कौन सी एक्सिस है, डिस्क के प्लेन में ही अलोंग डायमीटर, और ऊपर से सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। क्यों बोल रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था मेरे को। इसका कितना होगा सर, ये दूरी कितनी है r, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 4, कितना हो जाएगा 5/4 mr स्क्वायर, और शायद से हमने सवाल भी कर रखा होगा, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकता था मेरा बच्चा, 5/4 mr स्क्वायर होता है सर इनटू ओमेगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो तुम कह रहे होगे हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, इसका बेटा मास m था, रेडियस r था, ठीक है। ऐसे ही कोई बच्चा प्रैक्टिस ही करना चाह रहा है तो ये और सवाल कर ले। ये कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है l, और इस एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस, तुम्हारी साइड से निकल के बोर्ड के अंदर जाती हुई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट की रोटेशन है ओमेगा, सही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तुम लिख लोगे। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तुमने कहा सर ml स्क्वायर बाई 3 इसका, ml स्क्वायर बाई 3 इसका, 2/3 ml स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर देना, l और काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाएगी। ऐसा तुमने एक एक्सिस पहले भी निकाल रखी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाली है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो एक थोड़ा सा कि आइडिया से हो जाए कि कैसे यूज़ करते हैं इसको, इसलिए मैंने ये 2 छोटे से ट्रिवियल से एग्जाम्पल आपको करा दिए। तो आगे हम देखेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन, किस किस में रिलेशन देखेंगे बेटा, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, और फिर हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक। चलिए तो देखिए रिलेशन
बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर क्रॉस वी। लास्ट क्लास में ड्राइव किया था हमने, लिखा था। चलिए, अगर मैं इस एंगुलर मोमेंटम को समय के साथ डेरिवेटिव कर दूं तो एम आर एज इट इज डी वी बाई डी टी, यू वी लगा रहा हूँ बेटा, वी एज इट इज डी आर बाई डी टी, सॉरी ऐसे लिखो इसको, डी आर बाई डी टी इंटू वी। सर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। एम आर क्रॉस व्हाट इज डी वी बाई डी टी, मेरे बच्चे कह रहे हैं सर एक्सीलरेशन, प्लस डी आर बाई डी टी। आर क्या है सर, बेटा आर क्या था, पोजीशन थी पॉइंट के अबाउट, तो ये क्या हो गई उसकी वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी। तुरंत ही कह दिया होगा बच्चों ने कि सर ये तो जीरो हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट एम आर क्रॉस ए इज डी एल बाई डी टी। बढ़िया भाई बढ़िया है सर, इसको रीअरेंज कर दो, ले बेटा आर क्रॉस एम ए। सर मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स ही होता है अगर मास कांस्टेंट है तो। बढ़िया है बेटा, डी एल बाई डी टी क्या आ गया, आर क्रॉस एफ। सर 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 आर क्रॉस एफ तो टॉर्क होता है, यस। डी एल बाई डी टी क्या आ गया बेटा, टॉर्क के बराबर। सर देखी देखी बात नहीं है। कैसे कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कहीं तो लिखी हुई थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का रेट फोर्स, एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज टॉर्क, सही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड। ठीक, नोट डाउन कर लेना बेटा। देखो सर अभी अभी आपने एक रिलेशन प्रूव की है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। इससे भी हो सकता था, बिल्कुल। देखो डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर लगाना चाहो वेक्टर लगा लो। डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा, आई एज इट इज ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन, फिर से ही होगी, प्लस ओमेगा एज इट इज डी आई बाई डी टी। सर डी आई बाई डी टी की टर्म तगड़ी है बेटा। देखो फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिजिड बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही, ऑब्वियस नहीं हो रही, तो उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो है, सही है। अगर कोई रिजिड बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रही, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा, शेप साइज ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मास बदलेगा। अगर मास दूर जा रहा है पास आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, जो कि हो नहीं रहा हमारे केस में। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि आई डी ओमेगा बाई डी टी, आई थिंक मेरे बच्चे अल्फा कह रहे होंगे, डी ओमेगा बाई डी टी आई अल्फा। बढ़िया है, आई अल्फा तो सर टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन का रिलेशन था ही, हमने डिराइव कर रखा है। आई अल्फा ही क्या होता है, टॉर्क, तो डी एल बाई डी टी क्या हो गया, टॉर्क। इस सारी बात में तुम्हें एक चीज़ रियलाइज हो गई होगी, जैसे यहाँ मास कॉन्स्टेंट होता था, याद है न्यूटन सेकेंड लॉ डेरिवेशन में, तो मास कॉन्स्टेंट होता है तभी तो एम में होता है। इसी तरह से जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्स्टेंट रहेगा तभी ये प्रूव होगा, सही है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट टॉर्क अप्लाइड एक्सटर्नल, सही है। अच्छी रिलेशन है, मैंने दो तरीके से ड्राइव कर दी, तुम्हें जिस तरह से समझ में आई बढ़िया बात है, अच्छी बात है, वैसे ही रख लो, सही है। इसी चीज़ में मैं एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ बेटा। देखो भाई टॉर्क अगर पैरेलल हुआ किसके, एंगुलर मोमेंटम के, तो ऑब्वियस है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बढ़ेगी। अगर अपोजिट हुआ एंगुलर मोमेंटम के, एंटी पैरेलल हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैग्नीट्यूड घटेगा। सर और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखो मान लो ये कोई टॉर्क है, इस तरफ कोई टॉर्क है, इस तरफ एंगुलर मोमेंटम है थीटा, एक्यूट एंगल लिया है बेटा मैंने। तो क्या हुआ, टॉर्क के दो कंपोनेंट आए, कौन कौन से कंपोनेंट आए, टॉर्क का कोस थीटा एंड टॉर्क का
साइन थीटा। ध्यान से देखो, टॉर्क का साइन थीटा तो सिर्फ इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बदल सकता है, और टॉर्क का कोस थीटा इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही। सिमिलरली अगर ये कोई एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती और इस तरफ कोई टॉर्क होता और ये एंगल होता है इन दोनों के बीच में, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल होता, तो उसका सीधा अर्थ क्या निकलता, एक कंपोनेंट तो ये आता बेटा, एक कंपोनेंट ये आता टॉर्क का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, वो तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो टॉर्क का के ऑपोजिट, एंगुलर मोमेंटम के ऑपोजिट जो टॉर्क लगा हुआ है, ये इसकी वैल्यू को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि अलोंग टॉर्क या ऑपोजिट, अलोंग एंगुलर मोमेंटम या ऑपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम अगर टॉर्क है तो वो सिर्फ वैल्यू को बदल सकता है। ठीक है ना। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, नॉर्मल है, अगर एंगुलर मोमेंटम के बिल्कुल नॉर्मल है, वो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को तुम ऐसे कह सकते हो कि टॉर्क अगर सिर्फ वैल्यू बदल रहा है, मतलब कौन सा, अलोंग वाला कंपोनेंट, उसको मैं पैरेलल कह देता हूँ, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ टॉर्क सिर्फ और सिर्फ dl/dt का मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम में दो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीके से बदल सकते हैं, तीन तरीके से, या तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल दो, या सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बदल दो, या दोनों ही बदल दो। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है तो इसका मतलब टॉर्क या तो अलोंग है एंगुलर मोमेंटम के या ऑपोजिट है। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है यानी कि टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के नॉर्मल है, और अगर दोनों चेंज हुए तो कहीं बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, एंगल ऑब्ट्यूज और एक्यूट लेकर के मैंने थोड़ा सा बस बताया है कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज और इंक्रीज होता है। जैसे मोमेंटम का केस था कि मोमेंटम की तरफ फोर्स है तो बढ़ जाता है, और अपोजिट होता है तो घट जाती है, वेलोसिटीज वगैरह बढ़ती है ना, तो मोमेंटम बढ़ जाता है, घट जाता है। सिमिलर सी बात थी, तो मैंने थोड़ी रिलेट कर दी। सही है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे इसको और एलेबोरेटली पढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए बेटा, इसको देखते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा ये सारे। ठीक है, चलो अभी हमने डिफाइन किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क। सुनिए ध्यान से, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सही, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि नेट एंगुलर मोमेंटम ना बदले, कंजर्व्ड हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो। सर कैसे फिक्स हो, देखो कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो, दैट मीन्स dl इज जीरो, या तुम कह दो L इज कॉन्स्टेंट, डायरेक्टली बोलना चाहते हो तो dl इज जीरो, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, and this is known as angular momentum conservation theorem. If net external torque applied on a axis is zero, then angular momentum remains conserved. किसी एक्सिस के अबाउट अगर किसी का नेट टॉर्क जीरो है तो उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। सही, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा उसी एक्सिस के अबाउट। ठीक, चलो बढ़िया है भाई, यही था हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये, बहुत ही तगड़ी चीज़ है कि ये ध्यान रखना, एक्सिस ध्यान रखना बेटा, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड या नेट एक्सटर्नल टॉर्क ओवर एन एक्सिस इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम about that axis is also zero, is also constant। सही, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी एक्सिस के अबाउट जीरो हुआ तो एंगुलर मोमेंटम उसी एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा।
ध्यान रखना एक्सिस इंपॉर्टेंट है, किस एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हुआ है। ठीक, जैसे ये कोई बच्ची है और ये इसके हाथों में ऐसे दो पत्थर है, दोनों का मास है बेटा m m। ठीक है, दोनों का मास क्या है m और m। अब क्या हुआ कि ये बच्ची इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने लग गई ओमेगा से, इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूमने लग गई ओमेगा से। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या सर इस पे लग रहा होगा mg, इसका मास होगा लड़की का कैपिटल M, इस पे भी लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और इस लड़की पे भी लग रहा होगा mg, सेंटर ऑफ मास के अलावा। दिखा देंगे ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये लड़की घूम रही है, इस एक्सिस के पैरेलल हैं तीनों फोर्स पैरेलल, और अगर ये ग्राउंड पे पैर टच है तो उसका नॉर्मल भी इस एक्सिस के अलोंग ही है। सही है, तो तीनों इस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, तीनों फोर्स, चारों फोर्स नॉर्मल भी इंक्लूड करते हो तो। और अगर ऐसा है दैट मीन्स क्या हुआ, टॉर्क क्या हुआ 0 सभी फोर्सेस का। भाई टॉर्क आने के लिए स्क्यू लाइन्स होनी चाहिए, स्क्यू लाइन्स हैं क्या, नहीं है सर, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के अलोंग ही है, ये भी और mg की भी और नॉर्मल की भी, नॉर्मल की तो इसी से पास हो रही है। सही है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या है एक्सटर्नल 0, क्या है 0। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो मेरे बच्चे कह रहे होंगे सर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट या कंजर्व होगा इस बच्ची का इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को लिख सकता हूं मैं I इंटू ओमेगा, बढ़िया है। अब क्या हुआ, ये शुरुआत की कंडीशन है बेटा, इनिशियल। बच्ची ऐसे खड़ी थी और घूमने लग रही थी इस एक्सिस के अबाउट। अब क्या हुआ कि इसने जो दूर हाथ थे इसके, इसने पास लाने शुरू कर दिए। अब ये दोनों हाथ जो मास m पकड़ के ऐसे खड़ी थी और घूम रही थी, और अब दोनों हाथ पास लाने शुरू कर दिए इसने। तो ये बच्ची ने क्या किया, दोनों मासेस को अपने पास ले आई इसी एक्सिस के अबाउट। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पे, इसको एनालाइज कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तुमने कहा सर इस एक्सिस के अबाउट अभी भी टॉर्क तो 0 ही है, और अगर टॉर्क 0 है दैट मीन्स इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है कंजर्व, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उसका मतलब ये हुआ कि सर I इंटू ओमेगा का रिजल्ट, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बदलेगा नहीं। इस केस में क्या हुआ, जब मास m पास आई तो इस एक्सिस के अबाउट मास की डिस्ट्रीब्यूशन पहले दूर थी, अब पास हुई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि I बदला, और I बदला तो ओमेगा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि I इंटू ओमेगा फिक्स है, I इंटू ओमेगा क्या है कांस्टेंट है इस एक्सिस के अबाउट। टॉर्क 0 है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तुमने कहा I के साथ हुआ क्या, मैंने कहा कि I घटा है शायद। सर घटा कैसे I, ड्रॉप कैसे हुआ I, कम कैसे हुआ I, क्योंकि मास पास आ गए, एक्सिस से जितना दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा m इंटू आर का स्क्वायर। मास पास आए तो I कम हुआ तो मस्ट भी ओमेगा बढ़ा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम तो फिक्स रहा होगा, लेकिन I घट गया होगा और ओमेगा बढ़ गया होगा, भले ही L फिक्स रहा हो। L तो फिक्स रहना ही था क्योंकि टॉर्क 0 था, वो हमने प्रूव कर दिया, टॉर्क 0 रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा उस एक्सिस के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा नहीं, लेकिन I ड्रॉप हो गया पास लाने की वजह से मास, और I कम हुआ तो ओमेगा को बढ़ना ही पड़ा। भाई जैसे किसी का प्रोडक्ट है 8, लेट्स से 2 इंटू 4, सही है, तुमने कहा 2 घट गया, 2 घट के 1 हो गया। अगर 2 घट के 1 हो गया और आंसर 8 ही रहना चाहिए, तो 4 को बढ़ के 8 होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी है। अगर आंसर 8 रहना चाहिए तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सही है। अगर L बदल नहीं सकता तो I इंटू ओमेगा, I बदल गया होगा तो ओमेगा को बदलना ही पड़ेगा, सही है। सर उल्टा होता, अगर मान लो उल्टा होता कि पहले मास पास होते और फिर दूर ले जाते, तो क्या होता कि पहले मास पास थे तो बाद में दूर हुए, तो इसका मतलब I बढ़ा है तो ओमेगा घटा है। इसी बात को मेरा बच्चा सोचने लग गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है सर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ हाफ I ओमेगा अपॉन
सॉरी ओमेगा इंटू ओमेगा, सही है, ये लिख सकता हूँ मैं। इसको लिख सकता हूँ हाफ एल ओमेगा। सर एल तो बदल ही नहीं रहा, पूरी सिचुएशन में नहीं बदल रहा, लेकिन ओमेगा बढ़ गया पूरी सिचुएशन में, हाँ बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो पहले बच्ची जिस ओमेगा से घूम रही थी, अब वो ओमेगा तेज हो गया, मतलब बच्ची के रोटेशंस तेज हो गए होंगे, मतलब बच्चे की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, सही। इसी बात को कोई मेरा बच्चा ऐसे कह रहा होगा, सर काइनेटिक एनर्जी को मैं ये लिख लूँ क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर, सॉरी आई से मल्टीप्लाई कर दूँ और आई से डिवाइड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई काइनेटिक एनर्जी, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को एल स्क्वायर अपॉन 2i, सही है। ये वैसे ही रिलेशन है बेटा जैसे वो होती थी ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, मास का एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक, सही है। तो इसको मैंने एल स्क्वायर अपॉन 2i में कन्वर्ट कर लिया। इसमें भी दिख रहा होगा तुम्हें, एल तो बदलता नहीं है, आई के साथ क्या हुआ पूरी सिचुएशन में, आई ड्रॉप हुआ है, घटा है, अगर आई घटा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो इस पूरी सिचुएशन में क्या हुआ कि जब मास दूर थे तो बच्ची की कुछ काइनेटिक थी, बच्ची का कुछ ओमेगा था, जैसे ही बच्चे ने मास को पास लाना शुरू किया तो उसकी ओमेगा बढ़ने लगी और बच्चे की काइनेटिक भी बढ़ने लगी। अगर यही सिचुएशन में रिवर्स करके देता कि पहले मास पास थे फिर मास दूर गए हैं, जब मास पास थे फिर मास दूर गए हैं, तो क्या हुआ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा होगा, तो बच्चे की ओमेगा घटी होगी और काइनेटिक घटी होगी रोटेशनल, सही है, बढ़िया बेटा। मेरे हिसाब से तुम्हें कंजर्वेशन का आइडिया लगने लग रहा है। जैसे अगर और समझाओ तो देखो, एक बार मिटा देता हूँ इसको ना, देखो थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, ये रिलेशंस लिख लिया बेटा, ये कन्वर्जेंस, छोटी छोटी बातें। टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट जीरो है ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो आप लोग। जैसे ये कोई प्लेनेट है ना, स्फेरिकल प्लेनेट जिसका मास m रेडियस r, और इसका इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कितना है, ओमेगा दे रखी है 2 पाई अपॉन 24 रेडियन पर आर, ठीक है, अर्थ जैसा ही है, सही है। अब कह रहा है कि कुछ तो इसमें रिएक्शंस हुई और कुछ तो दिक्कत हुई, इसके ग्रेविटेशनल पुल ने इसको श्रिंक कर दिया, फिर इसको क्या कर दिया बेटा, श्रिंक कर दिया, मास पूरा वही है m, कितने रेडियस तक श्रिंक कर दिया, r/4, अब इसका रेडियस हो गया r/4। तो बताओ इसकी ओमेगा में, इसकी काइनेटिक्स में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ओमेगा के साथ क्या होगा। चलो तुम्हें पता है इसका ओमेगा बदलेगा कैसे, देखो ध्यान से, इस एक्सिस के अबाउट ये प्लेनेट ऐसे घूमने लग रहा था, सही है, ये कौन सी एक्सिस है, ऐसे पूरी तरह से डायमेट्रिक एक्सिस है, ऑब्वियस है, इसका सेंटर पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, सही है। पहले तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर किसी भी स्फीयर के अबाउट आई थिंक 2/5 mr² होता है, सॉलिड स्फीयर के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, सही है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम पहले क्या होगा, इनिशियल कंडीशन पे I 2/5 mr² इंटू ओमेगा, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है। बाद में लेट से इसकी ओमेगा कुछ ओमेगा डैश हो गई होगी, तो वो देखते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तुमने कहा 2/5 m, r कितना है, r/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, सही, फाइनल ये होगा बेटा। दूसरी चीज़, इस पे फोर्स कौन से लग रहे होंगे, सर mg लग रहा होगा, और टुवर्ड सेंटर लगता है mg, तो सारे mg ऐसे लग रहे होंगे बेटा, ऐसे सारे mg इसी एक्सिस से पास हो रहे होंगे, भाई सेंटर से पास हो रहे होंगे, ये एक्सिस खुद सेंटर से पास हो रही है, तो इसी में से वो पॉइंट पास हो रहा होगा mg का, सही है। तो यानी कि इन सारे mg की वजह से टॉर्क क्या आएगा, जीरो, छोटे छोटे dmg से पूरे mg से कह सकते हो आप, टॉर्क क्या आएगा, जीरो, इंटरनल mg। इसका हर पार्टिकल अंदर से, सॉलिड स्फीयर है ना, तो ऊपर वाली परत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, सही है, सारे मासेस अंदर की तरफ। इस केस में भी वही है कि सारे के सारे फोर्सेस इसी एक्सिस से पास हो रहे होंगे, और इसी एक्सिस से पास हो रहे होंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा बेटा, जीरो। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो इसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो इस एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इसी एक्सिस के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम
क्या रहेगा बराबर, और मेरे बच्चे कह रहे होंगे एल आई इक्वल्स टू एल एफ। सही है। एल आई कितना है सर 2/5 एम आर स्क्वेयर, सॉरी एम आर स्क्वेयर ओमेगा 2/5 एम आर स्क्वेयर बाई 16 ओमेगा डैश। 2/5 एम आर स्क्वेयर 2/5 एम आर स्क्वेयर गया, क्या बच गया ओमेगा डैश आ गया 16 ओमेगा, 16 गुणा हो गई। कितनी गुणा हो गई 16 गुणा हो गई। किससे, जो पहले इसकी ओमेगा थी ना उससे 16 टाइम्स हो गई बेटा, क्या हो गई 16 टाइम्स। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कोई मेरा बच्चा टाइम पीरियड सोच रहा होगा सर पहले टाइम पीरियड होगा आई थिंक 2π/ओमेगा, ये होता है टाइम पीरियड, बाद में भी टाइम पीरियड बिल्कुल चेंज हुआ होगा क्योंकि अब ओमेगा डैश हो गई, और ओमेगा डैश कितनी हो गई 16 ओमेगा। तो मेरा बच्चा कह रहा होगा 2π/ओमेगा तो पहले वाला टाइम है बाई 16 टी डैश, तो नया टाइम पीरियड टी डैश हो गया पहले टाइम पीरियड से 16 गुना कम, तो 16 टाइम्स कम टाइम लेगा। पहले अगर 24 घंटे लेते थे तो अब लेगी 24/16। सही। तो तुम्हें समझ में आया कि ये सब इफेक्ट्स कैसे हुए। अब तुम अगर रियल लाइफ में भी करके देखोगे, ऑब्जेक्ट्स को पास लाओगे तो वास्तव में तुम्हारी रोटेशन तेज होने लगेगी बेटा। सही। अगर कोई प्लेनेट है जैसे अर्थ ही है, मान लो अर्थ ही अगर इसकी जगह होता तो अर्थ ही अगर ऐसे श्रिंक हो जाता है इस r/4 रेडियस पे, तो अर्थ का एक दिन होगा 24/16 आवर्स। सही। ठीक। और इस सारे कारण क्या है, ये जो टॉर्क है इस एक्सिस के अबाउट, अगर इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है तो ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये वैसे सी बात है जैसे उधर नेट फोर्स क्या रहता था बेटा 0, तो क्या रहेगा उधर एंगुलर मोमेंटम सॉरी लीनियर मोमेंटम क्या रहता था कंजर्व। ठीक। सिमिलरली अगर नेट टॉर्क क्या है 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व उसी एक्सिस के अबाउट। ठीक। तो मेरे हिसाब से काफ़ी आज की क्लास में सवाल करने थे हमें, हम अगली क्लास में कर लेंगे, तब तक एक बार इसको ना रिवाइज करो। और इम्पल्स मैंने कहीं तुम्हें पढ़ाया होगा किसी क्लास में, तो इम्पल्स एक बार रिवाइज करके रखना, अगली क्लास में हम यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत इम्पल्स का, और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अच्छे अच्छे, ताकि ये टॉपिक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अच्छे से आपका प्रिपेयर हो पाए। और इसके अच्छे से नोट्स बना लेना बेटा। तीनों मेजर टॉपिक, जो मेजर टॉपिक थे इस चैप्टर के कौन कौन से, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों के एप्लीकेशंस देखेंगे, और उनके तो हमने न्यूमेरिकली चेक कर ही लिए, इसके भी चेक करेंगे अभी। ठीक है, इनको रिलेट भी कर दिया तो टॉपिक अपने आप में एक तरह से पूरी तरह से खुल चुका है। तो अब एडवांस टॉपिक की तरफ चलने लगेंगे धीरे धीरे। CTRM पढ़ेंगे और प्योर रोलिंग पढ़ेंगे इसके बाद। पहले हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे सवाल करेंगे अगली क्लास में, और इसको खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए टिल देन बाय बाय।